हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर 3 है आपका पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये आपका पेपर नंबर 3 है। और आज हम लोगों की जो क्लास रहेगी वो आपका ये जो एग्ज़ाम टाइम का गोल्ड सीरीज है, इस पूरे क्वेश्चन बैंक को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पवन का जो क्वेश्चन बैंक था उसके चारों पेपर कवर कर लिए। एंड जो ये एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज है, इसका पेपर 1 कंप्लीट कर लिया, पेपर 2 कंप्लीट कर लिया। पूरी क्लासेस 1.5-2 घंटे की अपलोड हैं, आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एंड आज ये आपका पेपर 3 रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है एंड पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। और इस पूरे क्वेश्चन बैंक में जो आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 571 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने सारे एक एक क्वेश्चंस को काउंट कर लिया है। 571 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो क्लासेज होती है मैराथन, इनको आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप एक लाइक एक कमेंट कर देते हैं तो उससे एक अलग ही प्रकार की एनर्जी हमको मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए और बेहतर काम कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका फ्रोबेल का है। 500 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है थोड़ी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो एक व्यापक प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की आधारशिला है। डेवलपमेंट तभी हो सकता है बच्चे का, समाज का, हमारे देश का, है ना, जब व्यक्ति शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? पाठ्यक्रम आपका औपचारिक है या अनौपचारिक है? तो पाठ्यक्रम आपका औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। करिकुलम लैटिन भाषा के शब्द कुर्रेर से बना हुआ है। कुर्रेर ये वर्ड होता है CURRERE। कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, या आपको यहाँ पे रेस का मैदान भी लिखा हो सकता है, मिल सकता है। पाठ्यक्रम का क्या क्षेत्र है? देखिए, अधिगम हेतु व्यवस्था करना, लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, ये सभी पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? पाठ्यक्रम का निर्माण आपका शिक्षा बोर्ड या परिषद करता है, शिक्षा परिषद करता है ना, कि पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। क्योंकि जहाँ जिस कह सकते हैं जिस क्षेत्र के लिए या जिस प्रांत के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, वहाँ पे उस समाज की आवश्यकताएं देखी जाती हैं, है ना, कि समाज वहाँ पे क्या चाहता है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उस तरीके का कंटेंट डाला जाता है। डैश यह बताता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है। कौन बताता है? पाठ्यक्रम बताता है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। ये बात अरस्तू ने कही है। शिक्षा की आधारभूत समस्या क्या है? पाठ्यक्रम है। शिक्षा की आधारभूत समस्या क्या है? पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये परिभाषा हेनरी की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है वो शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम पर निर्भर है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम राइट है। पाठ्यक्रम के निम्न में कौन सा सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ये सभी आपके पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम में औपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या हो जाएगा? विद्यालय और शिक्षक, ये दोनों ही पाठ्यक्रम में औपचारिक शिक्षा के माध्यम हैं। पाठ्यक्रम में निम्न में क्या सम्मिलित है? हार्न के अनुसार पूछ रहा है, तो हार्न के अनुसार पाठ्यक्रम में ज्ञानोपार्जन, अभ्यास, व्यवसाय, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। पाठ्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम का लक्ष्य है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक होना, शिक्षा के स्तर को एक समान बना देना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, ये सभी पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा प्रदान करने के कार्य को संपन्न करने में सर्वाधिक महत्व डैश का होता है? किसका होता है? पाठ्यक्रम का होता है। विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना क्या कहलाता है?
तो इसको पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। आधुनिक विचारधारा में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को त्रिध्रुवीय, जैसा मैंने अभी कहा था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं, ट्रिपोलर कहा जाता है। शिक्षक किसकी सहायता से अपनी शिक्षण विधियों का संपादन करता है? पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के निम्न में कौन से अनुभव हैं जो पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं? आपका प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, ये सभी आपके पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। छात्रों की शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? छात्रों की शिक्षा में सबसे अधिक महत्व आपका पाठ्यक्रम का ही होता है। ठीक है, किसका होता है? पाठ्यक्रम का ही होता है। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये स्टेटमेंट मुनरो का है। पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं है? तो इसमें आपका सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत हैं उसमें सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत है। समाज के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जीवन से संबंधित हो, बालक के जीवन से संबंधित होना चाहिए और समाज की, बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सभी पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है। बीएड के पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? बीएड के पाठ्यक्रम का निर्धारण उससे संबंधित विश्वविद्यालय करता है। उससे संबंधित विश्वविद्यालय करता है कि बीएड का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जैसे आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है अलग है, लखनऊ का अलग है। हालांकि टॉपिक सेम है बीएड के, लेकिन उनको इधर उधर कर दिया है। ठीक है, जो आपके यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके यहाँ पता लगे सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक निम्न में कौन है? पाठ्यक्रम पर परीक्षा प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शासन पद्धति कैसी है, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित रूप को किसकी संज्ञा दी गई है? पाठ्यक्रम की संज्ञा दी गई। पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम कहते हैं। उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। ये बात आपके बेंटर क्रोननबर्ग कहते हैं। पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न डैश द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? शैक्षिक बोर्डों द्वारा, विभिन्न शैक्षिक बोर्डों द्वारा तय किया जाता है। पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चल करके बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करता है। विद्यालयों में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाता है। यह कथन व्यू शैम्प का है। पाठ्यक्रम का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? एकीकरण का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, ये आपके पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है, देखिए शिक्षक और विद्यालय ये तो आपका औपचारिक हो गया है ना, जिसमें एक समय, स्थान, सब पाठ्यक्रम सब निश्चित होता है। हमको जो शिक्षा कहीं से भी किसी भी समय मिल जाती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्न में से कौन है? जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है। यह जीवन दर्शन को चित्रित करता है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। पाठ्यक्रम का आधार क्या है? सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ये सभी पाठ्यक्रम के आधार हैं। पाठ्यक्रम किसके अनुसार अलग अलग होता है? पाठ्यक्रम जो है विषयों के अनुसार अलग अलग होता है। विषयों के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के बेस पे अलग अलग होता है। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। यह कथन कनिंघम का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताएं। पाठ्यक्रम आपका पूर्ण नागरिकता का विकास करता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है और छात्रों का नैतिक विकास करता है। ये सभी पाठ्यक्रम के क्या हैं? उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? पाठ्यक्रम पर आपका सरकारी शिक्षा नीतियां हैं, पेशेवर संस्थाएं और सामाजिक परिवर्तन है, स्वैच्छिक शोध हैं। ये सभी जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम वह साधन है
जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। किसी विशेष उद्देश्य निर्धारित अवधि यानी निर्धारित समय और स्थान के बिना प्राप्त शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें ना तो समय निश्चित होता है ना स्थान निश्चित होता है। अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन है? तो इसमें आपका समाज से हमें कहीं भी कभी भी शिक्षा मिल जाती है। रेडियो से हम किसी भी समय उसको ऑन करके शिक्षा ले सकते हैं। टेलीविज़न किसी भी समय ऑन करके शिक्षा ले सकते हैं। तो ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं या साधन हैं। निम्न में कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो इसमें औपचारिक जो घर है आपका, ये औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। घर से भी आप किसी भी समय कहीं कभी भी शिक्षा ले सकते हैं। आपका पुस्तकालय है, संग्रहालय है, स्कूल है, ये सभी शिक्षा के औपचारिक स्रोत हैं। दर्शन शास्त्र के भाग इसमें कौन है? देखिए, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये सभी दर्शन शास्त्र के भाग हैं। आदर्शवाद को और किस नाम से जाना जाता है? आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो ये 1968 में किया गया। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 1968 में किया गया। जैसा कि प्रच्छन्न पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आया, देखिए यहाँ पे जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है, प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक किसकी है? फिलिप जैक्सन की है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये आपकी 1968 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये जो हमारा कंटेंट होता है ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होता है। एंड जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं ये उनको फॉरवर्ड किया जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर और ये जो मॉडल पेपर जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कंटेंट आप देख पा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर बाहर से एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, हम जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें आपको जो आप ये देख पा रहे हैं ये आपका वन लीनियर कंटेंट है। क्या है ये वन लीनियर कंटेंट है। हम आपको फुल चारों पेपर का सब्जेक्टिव कंटेंट देते हैं, फुल चारों पेपर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड प्लस ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लीनियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड जो आपका मार्केट में आपका पवन का क्वेश्चन बैंक है, आपका गोल्ड टाइम का जो हम पढ़ रहे हैं जिससे ये है, आपका इजी नोट्स नया वाला आया है, ये सभी तीनों पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन बैंक है ये भी हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देते हैं। इनकी कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज देते हैं ताकि आप इनके माध्यम से अपना और रिवीजन ज़्यादा कर पाएँ, है ना। तो इस तरीके का एक कंटेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है हमारा 9628182649। तो इसमें हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? 1968। प्रच्छन्न पाठचर्या का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, फिलिप जैक्सन ने किया था। किसने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे जो सभी प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा थे? ऐसा पालो फ्रेरे कहते हैं। ठीक है, किसने? पालो फ्रेरे। प्रच्छन्न पाठचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका समाजशास्त्र ब्लैकबेल डिक्शनरी का है। समाजशास्त्र ब्लैकबेल डिक्शनरी से लिया गया है। फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम का प्रकाशन कब किया? वही क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था कि ऐसे बन सकता है, वही क्वेश्चन 1968 में किया था। ठीक है, कोर पाठ्यक्रम के विषय में क्या सत्य है? जो कोर पाठ्यक्रम होता है, कोर पाठ्यक्रम में कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, कोर पाठ्यक्रम में कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं। ऐच्छिक विषयों का चयन अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार होता है। ये सभी कथन इसके बारे में सही हैं। कोर पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है। क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। कोर पाठ्यक्रम को आवश्यक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। कोर पाठ्यक्रम को आवश्यक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। कोर पाठ्यक्रम किस देश की देन माना जाता है? तो ये आपका अमेरिका की देन माना जाता है। कोर पाठ्यक्रम की क्वालिटीज़ क्या हैं? इसमें छात्रों को अलग अलग कई विषयों की जानकारी मिलती है। इससे छात्रों के कौशल का विकास होता है। यह बौद्धिक विकास के लिए भी आवश्यक है। ये सभी कोर पाठ्यक्रम के गुण हैं। पाठ्यक्रम किसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है? पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण
अकादमिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो, जो बच्चों के निर्भय बनाने पर आधारित हो, जो बाल केंद्रित हो। ये सभी जो है पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इज, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आपको छात्रों की मानसिक आयु पर ध्यान देना है, अभिरुचि का स्तर पर ध्यान देना है, छात्रों के लिए उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कोर पाठ्यक्रम को हम मूलभूत पाठ्यक्रम भी कहते हैं, केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। नंबर 61 इज, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपका एक पाठ्यवस्तु है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक पाठ्यवस्तु है। निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? तो पाठ्यक्रम आपका संकटपूर्ण, सृजनात्मक, रूढ़िवादी, ये सभी पाठ्यक्रम की प्रकृति हैं। पाठ्यक्रम माना जाता है, पाठ्यक्रम आपका स्कूल द्वारा आयोजित होता है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी पाठ्यक्रम जो है उचित माना जाता है। उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है, इसलिए इसमें क और ख दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। पाठ्यक्रम की व्याख्या उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से की जाती है जो छात्रों को स्कूल के निर्देशों के तहत होते हैं, चाहे कक्षा में हो या नहीं। किसके द्वारा कहा गया है? हिल्डा टाबा के द्वारा कहा गया है। हिल्डा टाबा के द्वारा कहा गया है। एक पाठ्यक्रम एक स्कूल के टी प्रभाव का कुल योग क्या है? व्यवहार। पाठ्यक्रम माना जाता है, पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। सामग्री की रूपरेखा क्या है? सामग्री की रूपरेखा आपका पाठ्यक्रम है, जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित होते हैं वह आपका डिज़ाइन कहलाता है। शब्द मुख्य पाठ्यक्रम को कभी कभी सरलता से कोर पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर पाठ्यक्रम भी इसको कहा जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है जो इंटीग्रेटेड होता है, किताबों की संख्या में कमी, क्योंकि इसमें कई सब्जेक्ट्स एक साथ मिला करके पढ़ाए जाते हैं तो उससे किताबों की संख्या कम हो जाती है। लैटिन भाषा में कुर्रेरे या कुर्रेट शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं, ऐसा कनिंघम कहते हैं। पाठ्यक्रम संरचना का आधार आपका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दोनों ही हैं, सामाजिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे आपका दार्शनिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? दार्शनिक होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ दार्शनिक होना चाहिए था, तो ये उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। पाठ्यक्रम आपका क्षेत्र आपका चारित्रिक विकास करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, मूल्यांकन में सरलता, ये सभी पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? पाठ्यक्रम आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक आपके हार्सफोर्ड हैं। पाठ्यक्रम आधारित है, पाठ्यक्रम स्कूल के पाठन पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? आपका इसमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी पाठ्यक्रम संरचना के आधार होते हैं। इनके बेस पे ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास आधारित है, यह आपका शिक्षा की प्रक्रिया पर पाठ्यक्रम विकास आधारित है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, करिकुलम प्रोसेस के लेखक कौन है? करिकुलम प्रोसेस के लेखक डी.के. व्हीलर हैं। पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल के अंदर या बाहर प्राप्त करता है और जिन्हें उसके मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ये बात क्रो एंड क्रो कहते हैं। कौन? क्रो एंड क्रो कहते हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में केंद्र बिंदु पर क्या होता है? छात्र होता है। कोर पाठ्यक्रम किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? कोर पाठ्यक्रम शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो हम लोग कोर पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, कोर प्रधान पाठ्यक्रम, इसको मूल पाठचर्या भी कहते हैं, जिसको कोर करिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। जो कोर नाम लिख के आ रहा है वो इंग्लिश में है, हिंदी में इसको मूल कहते हैं। मूल पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि आप उसको चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं। अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं और ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो अमेरिका की देन है और इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें आपका विज्ञान आता है,
कला, संगीत और जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक परीक्षण, गणित, भाषा, मानविकी और सामाजिक विषय, ये सभी आपके जो है कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इसके नीचे कुछ विशेषताएं हैं। तो ये जो कोर पाठ्यक्रम है ये किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? ये आपका शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व शिक्षण विधि के अलावा क्या है? पाठ्यक्रम का जो मूल तत्व आपका टीचिंग मेथड्स है, उसके अलावा आपका उद्देश्य भी है, पाठ्य वस्तु भी है, मूल्यांकन भी है, ये भी जो है इसके मूल तत्व हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ निश्चित अंतर्वस्तु का चयन किया जाता है जो डैश के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं, जो पाठ्यक्रम विशेष के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक होते हैं। अंतर्वस्तु के प्रमुख स्रोत क्या हैं? अंतर्वस्तु यानी कि आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की प्रकृति, बढ़ता मानवीय ज्ञान, ये सभी अंतर्वस्तु के प्रमुख स्रोत हैं। पाठ्यक्रम निर्धारण से अधिगम अनुभवों एवं डैश का स्तरीकरण करने में सुविधा रहती है। किसका? मूल्यांकन का स्तरीकरण करने में सुविधा रहती है। शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत कौन कौन है? तो इसमें आपका शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत में आपका व्यक्ति, ज्ञान, समाज, ये सभी शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक कौन हैं? तो इसमें आपका पेस्टोलॉजी और रूसो दोनों ही क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक हैं, यानी कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, वो आपका क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। पूर्ण माध्यमिक शिक्षा का स्तर क्या है? पूर्ण माध्यमिक शिक्षा का स्तर 8 से 10 है। मूल व मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का काम करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका वुड्स का है। किसका है? वुड्स का है। मूल्यांकन कार्य में क्या सम्मिलित होता है? मूल्यांकन कार्य में आपका मापन और परीक्षण दोनों ही शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम किसके अनुरूप बदलता है? पाठ्यक्रम आपका देश के अनुरूप, काल, समय के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। डी के व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में किसकी विस्तृत विवेचना की है? तो उन्होंने पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विवेचना की है। पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विवेचना की है। पाठ्यक्रम वो है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। यह कथन मुदालियर आयोग का है। किसका है? मुदालियर आयोग का है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किन बातों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है ये आपका आवश्यकताएं, छात्र और समाज की आवश्यकताएं, छात्रों की रुचि, छात्रों का रुझान, इन सब बातों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्तर आपका कक्षा 1 से 4 तक जो है माना गया है। एंड शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट आपका जेफ्रर का है। किसका है? जेफ्रर का है। ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है जो उसमें से एक सीमित अंश भरकर निकाल सकता है। ये बात आपके लाला हरदयाल कहते हैं। सामान्यतः शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा डैश के समाधान के लिए किया जाता है। किसके लिए? समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। सभ्यता के विकास का मूल क्या है? सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान है। सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम किससे संबंधित होता है? प्रच्छन्न पाठ्यक्रम आपका जो है व्यवहारिकता और नैतिकता से संबंधित होता है। ठीक है। एंड एक सेकंड प्लीज। देखिए यहाँ पे अनिवार्य विषय तब सही हो जाता जब यहाँ पे कोर पाठ्यक्रम होता। ठीक है, क्योंकि कोर पाठ्यक्रम में ही अनिवार्य विषय होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्या है? उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर आपका कक्षा 5 से 7 है। मूल्य आचरण को संगठित करने की प्रविधियां हैं। ये सार्थक सिद्धांत है जो मानव कार्यों के निवेशित प्रारूपों को प्रभावक रूप में निर्देशित करते हैं। उक्त महत्वपूर्ण कथन आपका डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ का है। डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ का है। पाठ्यक्रम का निर्माण डैश शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तत्कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम मनुष्य की सभ्यता व अनमोल संस्कृति को सुरक्षित रख करके उसे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। उसे आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। डी के व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम संरचना के कितने सोपान या पद बताए हैं? इन्होंने 5 सोपान या पद बताए हैं। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, फ्रोबेल कहते हैं।
छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किस विचारधारा पर आधारित है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम आपकी प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम की जो विचारधारा है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट वन, भौतिक स्थितियां, धार्मिक अभिव्यक्ति, रोजगार के अवसर, कार्य संतुष्टि जीवन के किस पाठ्यक्रम से प्रभावित होते हैं? ये आपके क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम से प्रभावित होते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम से प्रभावित होते हैं। चिंतन, मनन, तर्क, विवेक आदि ये सब मानसिक शक्तियां हैं। किसके सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है? अनुभवों के। ठीक है, अनुभवों के सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण को रोचक सुग्राह्य बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। डी.के. व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को क्या माना है? वृत्ताकार माना है। डी.के. व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है। पाठ्यक्रम निर्धारण के उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम निर्धारण का उद्देश्य होता है शैक्षिक क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण करना। शैक्षिक क्रियाओं को निश्चित दिशा प्राप्त होती है। शैक्षिक क्रियाओं को सकारात्मक बल मिलता है। ये सभी पाठ्यक्रम निर्धारण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्यक्रम में डैश का संरक्षण सामाजिक आधार को मजबूत करता है। पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का संरक्षण सामाजिक आधार को मजबूत करता है। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन हैं? इसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण की क्रिया है, यह कथन किसका है? ओटावे का है। हिल्दा तथा मॉडल के कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित रूप को निम्न में से किससे जोड़ा गया है? पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए उनके निर्माण के समय किस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है ये उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से क्या उपयुक्त हैं, जो है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों की दृष्टि से व्यावहारिक हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर लक्ष्य पाया जा सकता है, इन बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे ही बिंदु यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। पाठ्यक्रम विकास के शिक्षा के उद्देश्य के साथ और कौन प्रमुख घटक हैं? वो आपका अनुदेशात्मक प्रारूप हो गया, फीडबैक हो गया, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। परिवर्तन या बदलाव प्रायः किसका सूचक है? ये आपका प्रगति का सूचक है। भाई जब कोई परिवर्तन आएगा, कोई बदलाव आएगा, यानी कि उसमें कुछ प्रगति हो रही है। ठीक है। मूल्य आदर्श व्यवहार का मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा भाग धारण किए होता है। यह कथन जॉन का है। किसका है? जॉन का। व्यक्ति एवं समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को वैयक्तिक और जैविक आवश्यकताओं के साथ अन्य किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसको अन्य जो है आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं, राष्ट्रीय आवश्यकताएं, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं, इन सभी रूपों में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। पाठ्य का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करना है। किसको प्राप्त करने में? उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करना है। मिनी कल्चर है। मिनी कल्चर आपका कक्षा है। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से में उद्देश्यों के किस डोमेन का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो इसमें आपका प्रभावशाली डोमेन का जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। एक विषय के विषयों की रूपरेखा जिसमें शामिल किया गया है विशिष्ट समय कहलाता है। क्या? पाठ्यक्रम। जिसमें पाठ्यक्रम शामिल किया गया है विशिष्ट समय कहलाता है। पाठ्यक्रम का घटक है, इसमें आपका जो शिक्षण रणनीतियाँ या उद्देश्य, मूल्यांकन, तो इसमें जो पाठ्यक्रम का घटक है कुल मिलाकर के वो उद्देश्य है आपका। ठीक है। पाठ्यक्रम का प्रमुख सरोकार क्या है? व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ये पाठ्यक्रम का मुख्य सोपान है या सरोकार है। उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा के उद्देश्य नहीं प्राप्त किए जा सकते। अगर पाठ्यक्रम उचित नहीं है तो आप शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्रोत क्या हो गया? पाठ्यक्रम। इसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्रोत आपका कार्यवाही है। ठीक है। किसी भी
एक्टिविटी को अपने व्यवहार में लाना, उस पर काम करना, यही इसी से उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? निगमन विधि द्वारा आसानी से कठिन की ओर यानी सरल से जटिल की ओर चलते हैं। निगमन विधि में सरल से जटिल की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व क्या हैं? पाठ्यक्रम का शैक्षिक तत्व आपका अधिगम है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम, ये सभी पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, शिक्षा कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? शिक्षा आपकी जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया में आपके 3 चर होते हैं। कितने? 3 चर होते हैं। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक किस प्रकार के विकास के पहलू हैं? ये आपके सर्वांगीण विकास के पहलू हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, हर तरीके का विकास जिसमें बालक का हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज प्रभावशाली पाठ्यक्रम विषय वस्तु, प्रभावशाली पाठ्यक्रम विषय वस्तु और डैश का समूह है। किसका समूह है? ये नियोजित अनुभवों का समूह है। शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना तथा अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। ये बात आपकी BS ब्लूम की है। शिक्षकों के सार्थक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए किसका महत्वपूर्ण साधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें पाठ्यक्रम का जो है, पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रभावशाली पाठ्यक्रम निर्माण में क्या सहायक है? इसमें आपका अधिगम और शिक्षण दोनों ही सहायक हो जाते हैं। छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर कौन प्रदान करता है? गृह कार्य। जब बच्चा होमवर्क करता है तो वो खुद ब खुद सीखता है। किसी भी कार्य को करने से उसके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी या नहीं, इसका ज्ञान आपका मूल्यांकन कहलाता है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का प्रमुख साधन शिक्षा है। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक बिंदु क्या होगा? इसमें आपका उद्देश्यपूर्ण, लचीलापन, समुचित सकारात्मक वातावरण, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण परियोजना पद्धति किस पर केंद्रित है? ये आपकी शिक्षार्थी केंद्रित होती है। क्या? शिक्षार्थी केंद्रित होती है। प्रभावशाली शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निदान और उपचार करना। शिक्षण प्रक्रिया के चर निम्न में से कौन है? इसमें आपका शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के आपके चर हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश के अभाव में शिक्षण कार्य अधूरा रहता है। किसके अभाव में शिक्षण कार्य अधूरा रहता है? मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अधूरा रहता है। किस उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था एंड शासन पद्धति, ये सभी प्रमुख घटक हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। प्रभावशाली शिक्षण के लिए डाल्टन योजना किस आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए बनाई गई है? ये आपकी 8 से 12 वर्ष के शिक्षार्थियों के लिए बनाई गई है। प्रभावशाली शिक्षण की प्रकृति कैसी है? तो ये आपकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। प्रभावशाली शिक्षण, एक मिनट आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। प्रभावशाली शिक्षण में अध्यापकों की उदासीनता का कारण क्या है? प्रभावी शिक्षण में अध्यापकों की उदासीनता का कारण आपका विषयों पर व्यापक ज्ञान का अभाव है, पुरातनपंथी एवं कठोर अहंकारी विचारधारा है, आत्मविश्वास का अभाव एवं आर्थिक स्थिति का गिरना है। ये सभी यहाँ पे आपके कारण हो जाते हैं। अच्छा शिक्षण अधिगम के लिए समुचित डैश उत्पन्न करता है, वातावरण। ठीक है, अच्छा शिक्षण अधिगम के लिए समुचित वातावरण उत्पन्न करता है। अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुक्रिया को शिक्षार्थी का उपचार कहा जाता है। अंतर्वस्तु के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसमें आपकी आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की प्रकृति, जनमत, ये सभी अंतर्वस्तु के प्रमुख स्रोत हैं। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय निम्न में किसे दिया जाना चाहिए? विषय के प्रस्तुतिकरण को। किसे दिया जाना चाहिए? विषय के प्रस्तुतिकरण को। प्रभावशाली शिक्षा के लिए देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है।
प्रभावशाली शिक्षण को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो काम है आपका, वो विषय की सकारात्मक प्रस्तुतिकरण है और सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? निदानात्मक कार्य करता है। ठीक है, निदानात्मक काम करता है। अच्छी शिक्षा क्या है? सौद्देश्य, ऐसी शिक्षा जिसके पीछे उद्देश्य होते हैं, जो किसी उद्देश्य को लेकर के शिक्षा दी जाती है, वो आपकी सौद्देश्य शिक्षा होती है। अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन एडवर्ड ए क्रग का है। एडवर्ड ए क्रग का है। प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। यह कथन आपका वाल्टर स्कॉट का है। प्रभावशाली डाल्टन योजना की प्रवर्तक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। निम्नलिखित में कौन प्रभावशाली सीखने का परिणाम नहीं है? तो अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन, संकल्पना, ये सभी प्रभावशाली तरीके से सीखने के परिणाम है, लेकिन परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज निम्नलिखित में शिक्षण प्रक्रिया का पहलू कौन सा है? तो इसमें आपका क्यों, कैसे, क्या, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के पहलू हैं। अच्छा शिक्षण किन कार्यों से संबंधित होता है? अच्छा शिक्षण आपका निदानात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, मूल्यांकन, इन सभी कार्यों से संबंधित होता है। अच्छे शिक्षण में शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? अच्छे शिक्षण में जो शिक्षक होता है वो आपका एक पथ प्रदर्शक, गाइडेंस के रूप में काम करता है, दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में काम करता है। ये सभी एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटीज़ होती हैं। एंड नियोजित पाठ्यक्रम एवं क्रियान्वित पाठ्यक्रम पर निम्न में से किसने बल दिया था? इसमें आपके शेलर और अलेक्जेंडर ने बल दिया था। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रोबेल को शिक्षा में खेल विधि का जो है जन्मदाता माना जाता है। प्रभावशाली शिक्षण का निम्न में से कौन सा अधिगम नहीं है? तो इसमें आपका दूरवर्ती स्तर जो है ये प्रभावशाली शिक्षण में अधिगम का स्तर नहीं है। निम्नलिखित में प्रभावशाली अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन जो है ये प्रभावशाली अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी प्राणियों में अवृद्धि होना, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है ना, और लक्ष्योन्मुखी यानी कि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी प्रभावशाली अधिगम की विशेषताएं हैं। प्रभावशाली शिक्षण में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। डैश प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के आधार पर निदान करके अनुक्रियाएं करता है शिक्षार्थी। कौन करता है? शिक्षार्थी करता है। पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण जो है वो आपका शिक्षक है। छात्रों एवं अध्यापकों को कक्षा में प्रविष्ट हो जाने पर जब द्वार बंद हो जाते हैं तो छात्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा आदि सभी के लिए शिक्षक पर ही निर्भर रहते हैं। अतः पाठ्यक्रम उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा कार्य उन्नयन है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? यह कथन द टीचर इन करिकुलम मेकिंग से लिया गया है। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग से लिया गया है। एंड निम्न में से किस विधि से छात्र सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? तो जब बच्चा खुद करता है तब बेहतर सीखता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अच्छा सीखते हैं। प्रभावशाली शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किसका है? कथन है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह आपका एबिंगहॉस का स्टेटमेंट है। एबिंगहॉस का स्टेटमेंट है। प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत जब सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की क्रिया में कोई वृद्धि नहीं होती वह आपका सीखने का पठार कहलाता है। प्रभावशाली शिक्षक के गुण होते हैं, एक तो वह कुशल होता है, वो शिक्षक की उपलब्धियाँ, शिक्षक की योग्यता, ये सभी उसकी प्रमुख क्वालिटीज़ होती हैं। सेलर और अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? इन्होंने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग के लेखक आपके फ्रेजर, लीज और जॉनसन, ये तीनों ही हैं। प्रभावशाली पाठ्यक्रम के किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? तो उसको विकास चरण में सबसे अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण में ह्यूरिस्टिक यानी खोज या अन्वेषण विधि के जो प्रवर्तक हैं वो आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में कितने अध्याय या खंड और कितनी धाराएं अनुच्छेद हैं? उसमें आपकी 7 खंड 38 धाराएं हैं। 7 खंड 38 धाराएं हैं। प्रभावशाली शिक्षण में अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्या? अधिगम में अवरुद्ध
वर्धन जो है वो अधिगम का पठार है। एंड प्रभावशाली शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? इसकी प्रमुख समस्या है सामूहिक शिक्षण, बड़ी कक्षाओं की समस्याएं, सामूहिक कार्य की समस्या, ये सभी प्रभावशाली शिक्षण की प्रमुख समस्याएं हैं। डैश छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होता है गृह कार्य। वुड्स महाशय का कहना था कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ये कौन से काम करते हैं? ये आपके आदर्श और लक्ष्य से संबंधित काम करते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है शिक्षकों को कौन से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा सकते हैं RTE 2009 के तहत? तो इसमें आपका आपदा रहित, जनगणना और चुनाव संबंधी काम कराए जा सकते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। आपके मतानुसार प्रभावशाली शिक्षा में क्या विकसित होती है? बौद्धिकता विकसित होती है। क्या विकसित होती है? बौद्धिकता विकसित होती है। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है। यह कथन स्मिथ का है। श्रव्य दृश्य सामग्री की श्रेणी कौन कौन है? इसमें आपका टेप रिकॉर्डर है या टेलीविज़न है, रेडियो है, ये जो है इसमें आपका पूछ रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन है। तो श्रव्य दृश्य जो रेडियो है ये आपका श्रव्य दृश्य तो नहीं है, ये सिर्फ श्रव्य है। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनने के काम आता है। टेलीविज़न आपका दृश्य सामग्री है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, आप ध्यान रखिएगा। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है, टेलीविज़न दृश्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री है। ठीक है। सीखने का मतलब क्या होता है? सीखने का आशय होता है पाठ्यक्रम परिवर्तन में, सीखने का आशय होता है व्यवहार में परिवर्तन आना। ठीक है, सीखने का आशय होता है व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट रहेगा, ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षण के लिए दो या दो से अधिक विधियों को मिला दिया जाए तो शिक्षण विधि क्या कहलाती है? उदार विधि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? उदार विधि कहलाती है। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उन्हें शिक्षण सामग्री कहते हैं। पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। ये परिभाषा बेकन की है। किसकी है? बेकन की परिभाषा है। सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र पर धीरे धीरे मंद हो जाती है। इसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। इसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्राप्त करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह आपका शिक्षण सामग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। नाटक भ्रमण क्या है? ये एक क्रियात्मक साधन है। अधिगम में सर्वप्रथम भूमिका आत्मीकरण की होती है। ज्ञान, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है। यानी कि विस्मृत का मतलब भूल जाता है व्यक्ति। अधिगम होता है, अधिगम सक्रिय रह करके ही होता है। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित डैश के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है, वह आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो है विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना आपकी 1957 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? यह आपकी पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत प्रयत्न और भूल पर आधारित है। प्रयत्न और भूल पर आधारित है। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह कथन किसका है? लैंज का है। निम्न में कौन सी पौराणिक कथाओं की पुस्तक नहीं है? लोटपोट। श्रव्य दृश्य सामग्री है, कौन है? अवबोध में जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है वो अवबोध में सुविधा प्रदान करती है। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है। अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है। ये सभी श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका है? समग्राकृति प्रत्यक्षण का। पावलोव व स्किनर दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित हैं? ये आपके व्यवहारवाद से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से शिक्षण अधिगम कराते समय कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए?
तो हमेशा सरल से जटिल की तरफ, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान से जो है पूर्व ज्ञान, या नहीं, यहाँ पे आपका जो है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। अधिकतम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान, नहीं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ चलना चाहिए, ये उल्टा है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन गेट्स का है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना किसने की? बी के शंकर पिल्लई ने। किसने की थी? बी के शंकर पिल्लई ने की थी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का त्रिआयामी साधन है? वो आपका एक फूल, कुर्सी, मेज, मॉडल, ये सभी एक त्रिआयामी साधन के अंतर्गत आते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकार। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकार, ठीक है। और लिंग्वाफोन उदाहरण है। लिंग्वाफोन किसका उदाहरण है? श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। पाठ्यपुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए डैश का काम करती है। किसकी? मार्गदर्शन का काम करती है। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन किया जाना चाहिए? मूर्त से अमूर्त का पालन करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा हैरी लिकर की है। से अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है। किससे? पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन अध्यापन, टीचिंग और लर्निंग में एक रूपता आती है। निम्न में बाल साहित्य क्या नहीं है? चंपक, चंदा मामा, लोटपोट, ये सभी बाल साहित्य हैं। सरिता आपकी बाल साहित्य नहीं है ना, ये वो होती हैं पुस्तकें। निम्न में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो दल शिक्षण, सम्मेलन शिक्षण या मस्तिष्क उपलब्ध। इसमें आपका पाठ प्रदर्शन प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। रेडियो के लाभ दिए गए विकल्पों में कौन है? देखिए, एक ही समय में कम व्यय में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति और मनोरंजन का सकारात्मक साधन है। इससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये रेडियो के जो है लाभ हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? ये आपका व्यवहारवाद से संबंधित है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। पाठ्यपुस्तक डैश प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होती है। पाठ्यपुस्तक जो है यह मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होती है। एंड क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में प्रचलित अनुदेशनात्मक सामग्री दिए गए विकल्पों में क्या है? तो इसमें आपकी पाठ्यपुस्तकें आती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री आती है, अभिक्रमित सामग्री, ये सभी इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजन अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। दिए गए विकल्पों में शिक्षा की प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धति कौन सी है? वो आपकी कार्यशाला और सामूहिक वाद विवाद दोनों ही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शिक्षण दृश्य सामग्री है? वह आपकी एटलस हो जाएगी। अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य घटक है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य घटक है। पाठ्यक्रम डैश की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। दिए गए विकल्पों में किसकी सहायता से कठिन कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से कठिन कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जो है आसान तरीके से समझाया जा सकता है। परियोजना विधि आपकी किलपैट्रिक से जुड़ी है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है? कंप्यूटर में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसीलिए वह श्रव्य दृश्य सामग्री है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित किसका परिणाम है? यह आपका अनुकरण एवं पुनर्बलन का ही परिणाम है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन हॉल क्वेस्ट का है। जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित हों उसे कहा जाता है डिज़ाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिज़ाइन। सामग्री संगठन का तार्किक क्रम सामग्री को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पाठ्य सामग्री, व्यवहार, डिज़ाइन, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दर्शन शास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध किसके साथ है? ये जीवन के उद्देश्य के साथ है। विषय केंद्रित डिजाइन के इर्द गिर्द घूमते हैं शिक्षण सामग्री। निम्न में से कौन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है?
BISE जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है। ICT का मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया है, इंटरकनेक्टेड टर्मिनल कर दिया उसको। ICT का मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत ढूंढना है। 779 कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को संशोधित करने में सक्षम है, या डेटा को संशोधित करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर डिजिटल के साथ साथ एनालॉग सिग्नल को संशोधित करने में सक्षम है। कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम है। तो इसमें सही बात यह है कि कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा को विश्लेषण करने में सक्षम है। कौन सा कथन सही है? कथन इसमें सही क्या है? निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यही बात इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? इसमें वायरस सूचना के प्रसंस्करण की गति में संगणक सुधार करता है। यह आपका ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त डेटा जो है वो आपका न्यायिक मूल्यांकन कहलाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हैं? मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र होते हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र निम्न में क्या है? पाठ्यक्रम है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र है वो आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम विकास के निम्न में कौन सिद्धांत हैं? तो छात्र केंद्रित सिद्धांत, विषय केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, ये सभी पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक जो पुस्तक है इसकी रचना ब्रूनर ने की है। अध्ययन में प्रथम भूमिका किसकी होती है? लर्निंग में जो प्रथम भूमिका होती है वह आपकी आत्मीकरण की होती है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के जनक आपके स्किनर हैं। सामाजिक अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है? सामाजिक अधिगम आपका सकारात्मक संपर्क से प्रारंभ होता है, सकारात्मक संपर्क से प्राप्त होता है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों में किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण पैदा किया जा सकता है? ध्यान केंद्रित करके। पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल कार्य करने के लिए बल्कि अवकाश के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। यह कथन आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन और दिशा बोध है। यह किसका कथन है? यह आपका बर्टन का कथन है। किसका है? बर्टन का कथन है। क्रियात्मक अनुसंधान को स्थापित करने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? पुनरावलोकन हो जाएगा। किस प्रकार का सीखना स्थायी होता है? तो समझ करके सीखना जो है वो स्थायी होता है। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती है। पाठ्यक्रम के निम्न में कौन प्रकार हैं? समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। ये सभी पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। ऑप्शन डी जो है इसमें आपका राइट हो जाता है। विद्यालय के सभी शिक्षण कार्य एवं शैक्षिक आयोजन किस पर आधारित होते हैं? ये आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सृजित पाठ्यक्रम का झुकाव निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों की ओर होना चाहिए। यह कथन रायबर्न का है। किसका है? रायबर्न का है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन स्मिथ का है। शिक्षण का उद्देश्य एक निर्देशित क्रिया है, ऐसा स्मिथ कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ्य योजना में कितना समय दिया जाता है? तो इसमें 12 मिनट का समय दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। कौन नहीं है? इसमें आपका उद्देश्य कथन नहीं है। व्यवहार का करना पक्ष जॉन डीवी के अनुसार सीखने का क्या है? यह आपका क्रियात्मक या फिर गतिक क्षेत्र होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथन छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन अल्बर्टी का है। किसका है? अल्बर्टी का स्टेटमेंट है। नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण, शिक्षण, अधिगम, प्रबंधन के इन 4 तत्वों की चर्चा किसने की है? डेविस ने की है। पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली किसने दी है? JF हर्बर्ट ने। निदानात्मक शिक्षण किससे संबंधित नहीं है? निदानात्मक शिक्षण छात्रों की समस्या के समाधान से या छात्र की समस्या से पूर्व स्थिति से, छात्र की समस्या के कारणों से या फिर छात्र की समस्या के लक्षणों या रूपों से। निदानात्मक परीक्षण किससे संबंधित नहीं है? छात्रों की समस्या के समाधान से। यहाँ पे आपका इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी आपका उसकी पूर्व स्थिति क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, रूप क्या है, इनसे वो रिलेट करता है।
आगे बढ़ते हैं। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र क्या होगा? तो वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा, यानी कि हमारी स्मृति से हट जाएगा। अधिगम का उच्चतम स्तर रॉबर्ट गैन महाशय के अनुसार क्या है? वो है आपका समस्या समाधान अधिगम। जो कुछ सीखना है करके सीखना है, यह कथन कोनेनबर्ग का है। किसका है? कोनेनबर्ग का है। जो सीखना है करके सीखना है। पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? छात्र यानी शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम का प्रमुख सिद्धांत है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं होता है? ज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से या फिर निर्देशात्मक से। तो यहाँ पे आपको बताते चलें, अनुदेशनात्मक उद्देश्य का संबंध आपका निर्देशात्मक से नहीं होता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन में कौन सा तत्व समाहित नहीं होता है? विश्लेषण समाहित नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो आपके प्रेरणा, परिपक्वता, सकारात्मक वातावरण, ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपकी मानसिक है। एकीकृत पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह कथन हैंडरसन का है। यह कथन हैंडरसन का है। एकीकृत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? एकीकृत पाठ्यक्रम आपका एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए ताकि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में बदलाव ला सके। यह कथन आपका रायबर्न का है। टोली शिक्षण का आरंभ अमेरिका में कब प्रारंभ हुआ था? टोली शिक्षण का आरंभ अमेरिका में 1955 में आरंभ हुआ था। संवाद विधि के उद्देश्य क्या हैं? चित्र निर्माण का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, ये सभी संवाद विधि के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुस्तकें और उनके लेखकों को सही प्रकार से व्यवस्थित करें। ठीक है, कौन सी पुस्तक किसकी है? देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, जस्ट मोमेंट, जो ऑप्शन इसमें आपका 1 है यानी कि द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपका जाएगा सी के साथ यानी कि डेविस के साथ। दूसरा है चेजिंग इंडिया यानी कि ये मनमोहन सिंह के साथ। द थर्ड पिलर आपका जाएगा रघुनाथ राजन के साथ। और एक्सीडेंटल जो है प्राइम मिनिस्टर आपका संजय बारू के साथ में। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये विद्यालय के भौतिक वातावरण से भी प्रभावित होती है, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण से भी प्रभावित होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रभावी अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री आपके छात्रों द्वारा तैयार नोट्स होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक ब्रूनर हैं। कौन है? ब्रूनर हैं। अध्यापक उस डैश की तरह है जो स्वयं डैश संसार को प्रकाशित करता है। आपका दीपक, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जल करके संसार को प्रकाशित करता है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम प्रणाली में किसकी प्रमुख नीतिगत भूमिका होती है? तो केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार की। एकीकृत पाठ्यक्रम का जन्म किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अमेरिका में हुआ? तो गेस्टाल्टवाद। ठीक है, एकीकृत पाठ्यक्रम का जो जन्म है वो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अमेरिका में हुआ। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? स्मिथ का स्टेटमेंट है। पाठ्यक्रम विकास तात्पर्य है पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया डिजाइनिंग, लागू करना, मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, और प्रणाली उपागम है प्रणाली उपागम एक शिक्षण में नई विधि है, प्रविधि है, नियम है। ऑप्शन डी इसमें आपका भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आगे देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन पाठ्यक्रम विकास के नियोजन चरण में अनिवार्य विचार हैं? कौन से विचार अनिवार्य हैं? मुद्दा, समस्या, आवश्यकता की पहचान, शिक्षार्थियों की विशेषताएं और आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन चरण की बात हो रही है, तो इसमें आपका एक तो पहला सही हो गया। दूसरा आपका आवश्यकता का आकलन और विश्लेषण का संचालन एंड पाठ्यक्रम विकास समूह बनाना, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। पाठ्यक्रम के विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम कौन सा होना चाहिए? तो सही क्रम इसमें आपका क्या होना चाहिए? देखिएगा, इतने बड़े क्वेश्चन से पूछेगा नहीं। क्वेश्चन कहता है किस मॉडल में स्कूली शिक्षा के राज्य बोर्डों द्वारा पाठ्य सामग्री में बदलाव की अधिकतम गुंजाइश होती है? तो वो आपका प्रशासनिक मॉडल होता है।
किसी ने भी असफल होने की योजना नहीं बनाई है, लेकिन असफलता योजना की विफलता से प्राप्त होती है। इसका गुणबोध अर्थ पाठ्यक्रम विकास के निम्नलिखित संबंधित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक उचित रूप से दिया जा सकता है? तो ये आपके जरूरतों और संबंधित मुद्दों की व्याख्या न करके अधिक उचित रूप से दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहारपरक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो ये आपका समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। पाठ्यचर्या का अर्थ होता है स्कूल में छात्रों को मिलने वाली सभी अनुभव आपके पाठ्यचर्या के अंतर्गत यानी करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से किस मॉडल में लोकतांत्रिक निर्णय की न्यूनतम गुंजाइश है? वो आपका प्रशासनिक मॉडल होता है। कौन सा मॉडल है? वो आपका प्रशासनिक मॉडल है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इलियट आइजनर पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? सीखने के परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर, इसके सौंदर्य और कलात्मक गुणों के आधार पर, या फिर आपका इसके हितधारक दृष्टिकोण के आधार पर। तो किसके आधार पर किया जाना चाहिए? इसके सौंदर्य और कलात्मक गुणों के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यह अवलोकन कि पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्न में से किस प्रकार की पाठ्यचर्या से संबंधित है? यह आपका शून्य पाठ्यचर्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? परीक्षा को आसान बनाना ये जो है मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विचार। आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पाठ्यक्रम उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है? वह आपका मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण है। मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसने कहा? कनिंघम का स्टेटमेंट है। किसने कहा? कनिंघम ने कहा। फिर क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व डैश के व्यवहार का समग्र है। वुडवर्थ के इस कथन में रिक्त स्थान में निम्न में उचित शब्द का प्रयोग करें। क्या आएगा इसमें से? उचित शब्द आपका आ जाएगा व्यक्ति। क्या आएगा? व्यक्ति। ठीक है, व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का समग्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य निर्धारक आपके वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, बुद्धि, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य निर्धारक हैं। टीपी नन ने सभी मानवीय क्रियाओं को निम्न में किसे सम्मिलित किया है? तो उन्होंने जो है व्यक्ति एवं समाज की रक्षा के आवश्यक क्रियाओं को एंड सभ्यता और संस्कृति के निर्माण की क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया है। ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना निर्धारित होता है? सूक्ष्म शिक्षण आपका 5 से 10 मिनट का समय निर्धारित होता है। दिए गए विकल्पों में कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? सुरक्षा जो है वो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो है वो आपकी प्रक्षेपण है। टैट परीक्षण के जनक आपके मॉर्गन एंड मरे हैं। जुंग महाशय ने व्यक्तित्व के निम्न में कौन सा प्रकार बताया है? तो जुंग महाशय ने व्यक्तित्व का जो प्रकार है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है और उभयमुखी व्यक्तित्व भी होता है जिसमें इन दोनों का मिश्रण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्यक्तिक विभिन्नता का स्वरूप क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी शारीरिक विभिन्नता होती है, मानसिक विभिन्नता होती है एंड व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता भी होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रत्येक बालक निम्न में क्या क्रिया दूसरे बालक से अलग हो सकती है? तो इसमें आपका जो है क्षमता अलग हो सकती है। भाई सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी योग्यता अलग होती है, सबका इंटरेस्ट, सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो ये सभी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम शिक्षा का आधार है। निम्न में कौन सा विकल्प मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता यह मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। निम्न में क्या शिक्षण अधिगम प्रथम को प्रभावहीन बनाता है? तो इसमें आपका पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग जो है इसको प्रभावहीन बना देता है। अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है।
ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक मुनरो हैं। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के पदार्थ स्वरूप की जांच करता है, ऐसा अरस्तू कहते हैं। कौन? ऐसा अरस्तू कहते हैं। यौन विषय के प्रति स्वस्थ रवैया पर बल देने का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि सह शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है, क्योंकि यह एकमात्र संभव शिक्षा है। यह विचार किस प्रकृतिवादी विचारक के थे? ये आपके रासो के विचार थे। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक डैश को परिवर्तन करना है। हिल्दा टाबा के इस कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा आपका? संस्था। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तन करना है। अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी जो कारक है वो सरल से कठिन की ओर होता है। अधिगम की आधारभूत शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्रतिपादन जो है ये अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। उद्देश्यों का व्यवहारगत रूप में लिखना निम्न में किस कार्य के अंतर्गत आता है? ये आपका शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजिकल टाइप्स पुस्तक के लेखक जुंग हैं। मुनरो ने अपनी पुस्तक ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य निम्न में क्या बताए हैं? तो इन्होंने क्या बताए हैं? इन्होंने बताया है सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवं वातावरण, ज्ञान का प्रसार, सामाजिक विकास एवं नियंत्रण। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। यह कथन प्रोफेसर ट्रो का है। भावात्मक एकता की कौन सी सीमा नहीं होती है? भावात्मक एकता, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भावात्मक एकता की कौन सी सीमा नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन 20 में सही है। रॉबर्ट गेने के गण के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर क्या निर्धारित है? अधिगम का उच्चतम स्तर आपका समस्या समाधान अधिगम है। इनमें से कौन अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो अभिप्रेरणा, अनुक्रियाएं, उद्देश्य, ये सभी अधिगम प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका नहीं आता है। रॉबर्ट गैने ने अधिगम सोपान सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? अधिगम सोपानकी में इन्होंने 8 प्रकार का उल्लेख किया है। प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम मानव की किस क्रिया पर आधारित किया है? तो इन्होंने जो है बौद्धिक क्रियाओं पर, कलात्मक क्रियाओं पर, नैतिक क्रियाओं पर, इन सभी पर आधारित किया है। व्यक्तिक विभिन्नता का निम्न में स्वरूप कौन सा है? तो इसमें आपका व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता होती है, शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। जुंग महाशय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। निम्न विषयों में कौन सा विषय आधारभूत कलाओं से अलग है? तो आपका नक्षत्रों का ज्ञान जो है वो आधारभूत कलाओं से अलग है। नक्षत्रों का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रभावशाली तरीके निम्न में से कौन है? वो आपका इसमें क्या हो जाएगा? सरल से जटिल की ओर। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रभावशाली तरीका है। और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। और ज्ञान इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अधिगम प्रक्रिया आपकी जो है विद्यालय के वातावरण और भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के वातावरण से प्रभावित होती है। अधिगम प्रक्रिया में अवरोध का कारण क्या है? इसमें आपका रुचि का अभाव, मानसिक थकावट, प्रतिकूल वातावरण, है ना। तो ये जो तीनों चीज़ें आपकी हैं वो अधिगम प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यक्तित्व को सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह कथन बाल्डविन का है। रास महाशय ने अपने पाठ्यक्रम में निम्न में किसे सम्मिलित किया है? तो उन्होंने शारीरिक क्रियाओं और आत्मिक क्रियाओं दोनों को ही सम्मिलित किया है। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर ही शिक्षा का डैश स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? यह कथन तो इसमें आपका घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय होता है। तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो पीछे हमने पढ़ी थी, वही सेम क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका अर्थशास्त्र नहीं आता है। पाठ्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल अपनाता है संस्कृति। पाठ्यक्रम किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार का जो संबंध है वो विचार से है। शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। पाठ्यक्रम का कार्यान्वयनकर्ता कौन है? वो आपका शैक्षणिक संस्थान है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शिक्षण की प्रकृति के बारे में सही है? वो आपका यह नैदानिक है और यह उपचारात्मक भी है। सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है? सीखने का अनिवार्य तत्व आपका उज्ज्वल दिमाग होना चाहिए, है ना, अच्छा दिमाग होना चाहिए। शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में पाठ्यक्रम की गतिविधियों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो शिक्षण है वो रोचक हो, समझने में आसान हो और प्रभावी हो। शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक आपके शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक है। पुस्तक की जगह पे पाठ्यक्रम भी लिखा हो सकता था। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रेडियो और टेलीविज़न है। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल उसका जो है समाज है, ठीक है। और समाज से भी पहला स्कूल जो है वो उसका घर या परिवार होता है। तो शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? वो उसका अपना खुद का परिवार है, घर है उसका, ठीक है। उसके बाद समाज आता है। निम्न में कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? तो यथार्थवादी शिक्षा जो है शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। आदर्शवादी की नज़र में शैक्षिक अनुभवों के मूल्य किस बात पर निर्भर करते हैं? तो ये आपके छात्र को ठीक से प्रेरित किया गया या नहीं, इस बात पर निर्भर करते हैं। बैक टू नेचर का नारा किसने दिया है? बैक टू नेचर का नारा अस्तित्ववाद ने दिया है। प्रकृतिवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये शिक्षा में परिष्कार, कृत्रिमता और सामग्री के खिलाफ प्रतिक्रिया से रिलेटेड नहीं है। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह आपकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद की क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद की आत्मा है। मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद की आत्मा है। निम्न में किसकी रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया? किसकी रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए? तो ये आपका लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों की रक्षा, इन सभी के लिए किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 30, 29 और 30। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। मौलिक अधिकार निम्न में से किसे नहीं दिए जाते हैं? मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका दिल्ली में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किस अधिकार का वर्णन किया गया है? इसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के किसी भी भाग में बसने या रहने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपका अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। निम्न में मौलिक अधिकार कौन सा है? शिक्षण संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, ये सभी आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। एंड संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? ये सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता को जो है सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वर्तमान में कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ये इसमें मूल संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। दास, व्यापार, भीख मांगना, बेगार लेने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है? ये आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। एंड क्वेश्चन इज कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपप्रबंध करेगा। यह कथन संविधान की किस धारा में है? यह संविधान की धारा 45 में है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कुल 7 मौलिक अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भारत के किसी नागरिक को किस स्तर पर विद्यालय में प्रवेश के समय भेदभाव नहीं किया जा सकता? वो आपका धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान के हिस्सा हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व आपका उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद की कौन सी धारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है? धारा 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में घोषित सभी अधिकार किसके द्वारा सुरक्षित हैं? ये आपके न्यायालयों द्वारा सुरक्षित हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। एंड भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? वो आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 किस मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है? यह आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपायों का अधिकार का उल्लेख करता है। समाजवाद किसका विरोधी है? समाजवाद आपका स्वार्थ और प्रतियोगिता दोनों का ही विरोधी है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? ये आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? ये आपकी राष्ट्रपति में निहित है। वर्ष 2002 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। सब शिक्षा सबके लिए है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये कथन है? ये आपका अनुच्छेद 45 में। समाज का दर्पण है स्कूल। एक पाठ्यक्रम स्कूल का ब्लूप्रिंट या पिप है या इसके अनुभव में शामिल है, तो इसमें आपका शिक्षार्थी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिक्षार्थी, है ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है उसे प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान किस अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची है? यह आपका मॉडल शब्द का पर्यायवाची है। पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ होता है पाठ्यक्रम स्वरूप। पाठ्यक्रम स्वरूप। पाठ्यक्रम प्रतिमान का स्वरूप किस लक्ष्यों पर आधारित होता है? ये शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? जेरोम ब्रूनर ने। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा जॉन जॉक कहते हैं। जॉन जॉक कहते हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा। पाठ्यक्रम प्रतिमान को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रतिक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। यह कथन हेनरी सीसिल विल्ड का है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्रतिमान का जो आधार है वो आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? लॉरेंस व डेविस ने किया था। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का विकास डेविड आसू बेल ने किया था। किसने? डेविड आसू बेल ने किया था। निम्नलिखित में शिक्षण प्रतिमान का क्या महत्व है? शिक्षण प्रतिमान अनुसंधान कार्यों में सहायक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है, अनुदेशन का आधार है। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? तो वो शिक्षक की योग्यता है। शरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष क्या हैं? इसमें आपका अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ये तीनों ही शरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं। विद्यालयों में छात्रों की प्रगति के लिए उनके व्यवहार के संबंध में प्रमाणों को एकत्रित करने तथा उनका अर्थापन करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। यह कथन ब्लूम का है। यह कथन ब्लूम का है। हिल्दा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान में कितने सोपानों का उल्लेख किया है? इन्होंने 4 सोपानों का उल्लेख किया है। कौन सा प्रतिमान छात्रों को संप्रत्यय निर्माण एवं संप्रत्यय पुनः निर्माण में सहायक है? वह आपका अग्रिम संगठन प्रतिमान हो जाएगा।
प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन थॉमसन का है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग आपका शिक्षार्थी है। कौन है? शिक्षार्थी है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक जो दशा है वह आपका क्या हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। ठीक है। पाठ्यक्रम का प्रक्रिया प्रतिमान को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको मानववादी पाठ्यक्रम भी कहते हैं। मानवीय संबंध सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध स्वरूप प्रतिपादित किया गया था? यह आपका परंपरावादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप प्रतिपादित किया गया था। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास 1976 ईस्वी में हुआ। 1976 ईस्वी में हुआ था। व्यवहार प्रतिमान किसने विकसित किया? हंट ने। शिक्षण प्रतिमान किस भाषा का रूपांतरण है? यह आपका अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है। प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी को। अनुभववादी शिक्षा के जनक आपके जॉन लॉक हैं। कौन है? जॉन लॉक हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपका कि प्रयोजन विधि के जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया जॉन डेवी। और जबकि हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं कि प्रयोजन विधि का प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। तो बात यह है कि प्रयोजन विधि है, इसकी मूल अवधारणा जॉन डेवी ने दी थी। मूल अवधारणा जॉन डेवी के द्वारा दी गई है। और जो किलपैट्रिक हैं वो इनके शिष्य थे, उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है। तो अगर जनक पूछ ले तो जॉन डीवी, और अगर प्रतिपादक पूछ ले तो किलपैट्रिक। ठीक है। तो विधि यही है, सेम। ओके, ध्यान रखिएगा। अनुभववादी शिक्षा के जनक कौन है? जॉन लॉक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरल प्रतिमान में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सरल प्रतिमान में आपका अदा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रशासनिक प्रतिमान के कितने सोपान हैं? 5 सोपान हैं। इनमें से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? सामाजिक कौशलों का चयन करना शिक्षण प्रतिमान का काम नहीं है। किस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है? तवा शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है। कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता, प्रीत से प्रीत उत्पन्न होती है। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि है? यह आपकी आत्मनिरीक्षण विधि है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास किसके द्वारा 1976 में किया गया था? वाई शरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाई शरण के द्वारा। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या हो जाएंगे आपके? लक्ष्य और उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली का मूल्यांकन, ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। डिस्पाइपल शब्द का अर्थ होता है शिक्षार्थी यानी शिष्य। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है किससे? व्यवहारवाद से। किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट क्लेसर द्वारा किया गया था। सूझ प्रतिमान जो है वह आपका प्लेटो के द्वारा इसका विकास किया गया। विकासात्मक प्रतिमान का विकास जीन पियाजे द्वारा किया गया। शिक्षण प्रतिमान क्या है? यह अनुदेशन की एक रूपरेखा है, शिक्षण प्रविधि है और शिक्षण विधि है। ऑप्शन जो डी है इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करने का कार्य क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। क्रमबद्ध ज्ञान तथा क्रिया क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप जो है वो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं। संप्रेषण में भाषा होती है प्रतीकात्मक कूट। एफएम रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है वह ज्ञानवाणी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? ज्ञानवाणी है। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ये आपका LSI चिप्स का यूज़ करता है। संप्रेषण का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है? नियंत्रण जो है यह आपका संप्रेषण का आधारभूत तत्व नहीं है। अनुदेशात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग आपका व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखिए, कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता,
ठीक है, ये तो इसकी विशेषता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, कंप्यूटर सूचना त्रुटि मुक्त प्रक्रिया करता है। कंप्यूटर किसी भी लंबाई के लिए डेटा रख सकता है। तो इसमें आपका कह रहा है कौन इसकी विशेषता नहीं है। देखिए कंप्यूटर सूचना त्रुटि मुक्त प्रक्रिया करता है, ये तो बात सही है। कंप्यूटर किसी भी लंबाई के लिए डेटा रख सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाता है। www का पूरा नाम आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। एक प्रभावशाली संचार दिए गए विकल्पों में किसकी उपेक्षा नहीं करता है? आकर्षक व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं करता है। संचार के तत्वों में दिए गए विकल्पों में कौन सम्मिलित है? इसमें आपका संदेश प्रेषण, संदेश प्राप्ति और प्रतिपुष्टि, ये सभी इसमें शामिल है। संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें संप्रेषण एक एवं दो मार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। संप्रेषण से विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ये सभी इसके विकल्प सत्य हैं। आमने सामने बैठकर वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है? ये आपकी साक्षात्कार विधि है, यानी कि इंटरव्यू होता है आमने सामने बैठ करके। ऑक्सिलरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बैकअप भंडारण भी कहते हैं। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प संप्रेषण को प्रभावी बनाने का माध्यम है? समाचार पत्र, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सभी जो है वो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के माध्यम हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहते हैं? पारस्परिक संप्रेषण। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड, जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है, उसको स्ट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉप कहा जाता है। सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन है, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम में आपका हार्डवेयर आता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नेक्स्ट इज GIS किस प्रकार की सूचना प्रणाली है? यह आपकी भौगोलिक सूचना प्रणाली है। संप्रेषण का प्रकार हो सकता है, संप्रेषण में इसमें आपका कोई प्रकार नहीं है। एंड इसमें आपका संप्रेषण आपका शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। ऑप्शन इसमें जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? ये आपका समानांतर संप्रेषण होता है। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता महत्वपूर्ण है। आचार संहिता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? वो आपका निगरानी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है? वह आपका ब्रॉडबैंड हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का जो माध्यम है वो आपका मूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। ठीक है, मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मुख्यतः कंप्यूटर की भाषाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपका प्राप्तकर्ता है। क्या है? प्राप्तकर्ता। मौखिक संप्रेषण में व्यवधान आने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु परिपथ कहलाती है। व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क, आई कांटेक्ट करते हैं जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय में आपका सॉफ्टवेयर आता है, प्रथम में हार्डवेयर आता है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय में आपका सिस्टम अप्रोच आता है। तृतीय में आपका सिस्टम अप्रोच आता है। जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो यह साक्षात्कार कहलाता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया से शिक्षा प्राप्त करना क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? यह आपका कम्युनिकेस और कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रक्रमों में दिए गए विकल्पों में किसे शामिल किया जा सकता है? तो इसमें आपका प्रेषक, संकेतन और माध्यम, इन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है। आगे बात करेंगे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प माध्यम मौखिक संचार नहीं है? वो आपका प्रश्नावली है। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है अंतःक्रिया से। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? IBM। कौन है? IBM। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कौन सा अवयव चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन चिप्स जिनको डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है।
आधुनिक कंप्यूटर किसका प्रसंस्करण करते हैं? ये आपके डेटा का प्रसंस्करण करते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था? वो आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, ठीक है, ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध है। कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है? उसमें शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है लाभ सर्वदर्श सामग्री है कि वे रुचि बनाएं। एंड मतलब सर्वदर्श सामग्री का लाभ तभी है जब वो रुचि बनाएं, मौखिकरण कम करें, आत्म गतिविधि को उत्तेजित करें। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहाँ देखी जाती है? ये आपकी जो है अल्लामा इकबाल मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली देखी जा सकती है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम आपका पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम इसका दूसरा नाम होता है। पाठ्यक्रम विषय के पद इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? मूल्यांकन, छात्र, उद्देश्य या विधियाँ, ये सभी आपके पाठ्यक्रम के पद हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधार मूल तत्व आपके अदा, प्रदा, संसाधक तीनों हो जाएंगे। पृष्ठपोषण के प्रकार इसमें आपका धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही पृष्ठपोषण के प्रकार, यानी फीडबैक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? इसको 3 स्तरों में बांटा गया है। संप्रेषण जो है वह एक जो है कि द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया के जो घटक हैं उसमें आपका प्रेषक और माध्यम, संदेश, प्रापक, प्रतिपुष्टि, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। www का पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है। CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। ICT आपका क्या है? इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संदर्भ में शैक्षिक एक व्यावसायिक आयाम कौन है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा है, पाठ्यक्रम का भार घटना है, अशांति शिक्षा है ना। ये पाठ्यक्रम के संदर्भ में शैक्षिक एक व्यावसायिक आयाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम विकास कैसी प्रक्रिया है? पाठ्यक्रम विकास आपकी अंतरहीन प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास में किसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की झलक मिलनी चाहिए? इसमें छात्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की झलक मिलनी चाहिए। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? एक सार्थक पाठ्यक्रम को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है? इससे हमें वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की खोज डैश की जाती है। यह आपकी सतत की जाती है, खोज सतत की जाती है। नई सदी में देश को किसका सामना करना पड़ रहा है? अपूर्व चुनौतियों का, अपूर्व चुनौतियों का। आज देश के सामने कौन सी चुनौती हैं? उसमें आपका उदारीकरण है, निजीकरण है, भूमंडलीकरण, ये सभी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। नई प्रौद्योगिकी क्रांति सूचनात्मक समाज को किसमें बदल रहा है? ज्ञानात्मक समाज में बदल रहा है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य है शांति, प्रेम, अहिंसा। 5 सार्वभौम मूल्य मानव व्यक्तित्व के कितने आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह 5 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। SB चौहान समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय संसद में कब पेश की थी? फरवरी 1999 में। व्यावहारिकता के लिए कौन सी शैक्षिक गतिविधि सबसे अधिक वांछनीय है? वो आपकी है, यह छात्र के भविष्य के अनुभवों पर लाभकारी प्रभाव डालता है। उदार बनाम व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे पर प्रगतिशील शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण है? तो इसमें आपका व्यावसायिक और उदार शिक्षा को अलग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज समग्र रूप से नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। यह परिभाषा आपकी हर्बर्ट की है। वैल्यू शब्द किस भाषा से संबंधित है? यह आपका लैटिन भाषा से संबंधित है। वैल्यू का मतलब मूल्य। मनुष्य का चरित्र निम्न में उसके जीवन के किस पहलू का सूचक है? तो वो उत्थान, पतन, सफलता, विफलता, इन सभी पहलू से रिलेटेड हैं, उसके जीवन के सभी पहलू से संबंधित हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम का एक गंभीर दोष है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की अनुपस्थिति है। यह कथन शिक्षा आयोग का है। परम पुरुषार्थ मूल्य है यह मोक्ष का। मूल्य मानक रूपी मानदंड है। यह कथन आपका फ्लिंक का है। किसका है? फ्लिंक का स्टेटमेंट है। शिक्षक द्वारा
छात्रों को नैतिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो धार्मिक और नैतिक कहानियों के द्वारा हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक और नैतिक घटनाओं द्वारा, सकारात्मक पौराणिक कथाओं के द्वारा हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का संपादन किसने किया था? B.R. गोयल ने किया था। कुछ लोग नैतिकता को धर्म से अलग करना चाहते हैं, पर धर्म के आधार के बिना नैतिकता का अंत हो जाएगा। यह कथन बार्टोल का है। मूल्य का अर्थ नहीं है, त्याग जो है ये मूल्य का अर्थ नहीं है। दी गई पुस्तकों को उनका नाम, ये तो वही क्वेश्चन सेम है जो पीछे हम लोग पढ़ा था। मूल्य नहीं है, मूल्य आपका एक मूर्त संप्रदाय नहीं है। खाओ पियो मौज करो माना है, गैर मूल्य माना गया है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, किस आयोग ने शिक्षा संस्थाओं का कार्य कुछ मिनट मौन के बाद आरंभ करने की बात कही? राधाकृष्णन आयोग ने। धर्म के बिना नैतिकता का और नैतिकता के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं है, यह कथन स्प्रिंग का है। मूल्य मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है, यह परिभाषा आलपोर्ट की है। किसकी परिभाषा है? आलपोर्ट की परिभाषा है। महात्मा गांधी ने कितने मूल्यों पर बल दिया है? महात्मा गांधी ने पे 11 मूल्यों पर बल दिया है। दैनिक सभा सम्मिलित उपासन या महान ग्रंथों के मानव द्वारा छात्रों को जीवन के कुछ उच्चतम मूल्यों के संपर्क में आने और मानवीय आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं को मूलभूत एकता को समझने का अवसर देती है। नैतिक शिक्षा के संदर्भ में उक्त कथन आपका हुमायूं कबीर का है। स्प्रेजर ने मूल्यों का वर्गीकरण 6 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 6 भागों में किया है। तो डिफरेंस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो मैंने सोचा एक बार आपको याद दिला दूं कि ये हमारा जो कंटेंट होता है वो बेस्ट कंटेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इतना एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा, और इसको पढ़ करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लीनियर एंड क्या कहते हैं इसको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके मैच करते हैं 2, 3, एंड आपका जो मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, जैसे आपका गोल्ड सीरीज़ है, आपका इजी नोट्स है, पवन का है, ये सभी, इन सभी की भी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये सारा कंटेंट लेना चाहते हैं, एक जगह से लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स हमारे जो होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ पेपर 3 के कंटेंट दिखा रहा हूँ, सभी पेपर का कंप्लीट कंटेंट इसी तरीके का है, ठीक है। जो नंबर दिया गया है हमारा यहाँ पे वो 9628182649, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, चरित्र के विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण योग देती है, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाए, यह सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने। एनसीईआरटी ने सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ संपादन B.R. गोयल कब किया गया? ये 1970 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1970 ईस्वी में किया गया। एनसीईआरटी के पंचमूल्य में क्या नहीं है? तो इसमें आपका धर्मनिरपेक्षता नहीं आता है। क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्षता नहीं आता है। मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? तो इसमें प्रकृति को नष्ट करना गलत बात है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार कितने मूल्य हैं? 6 मूल्य हैं। नैतिकता को धर्म से ही स्वीकृत प्राप्त होती है। नैतिक बल का स्रोत धर्म है। धर्म से संबंधित किए बिना नैतिकता की शिक्षा देना असंभव है। धर्म ही नैतिकता में प्राण फूंकता है, यह कथन रायबर्न का है। एनसीईआरटी मूल्यों की सूची दिया। एनसीईआरटी ने मूल्यों की जो है 83 मूल्यों की सूची दी। कितने मूल्यों की? 83 मूल्यों की सूची दी। सत्यम शिवम सुंदरम कौन सा मूल्य है? यह आपका धार्मिक मूल्य है। जियो और जीने दो कैसा मूल्य है? यह आपका सकारात्मक मूल्य है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। निर्माणों के पावन युग में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की क्लासेस आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड हो सकता है जल्दी जल्दी में फास्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन तो इतने सारे 500-600 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो हो जाता है बाई मिस्टेक या फास्ट तरीके से। तो लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। स्वार्थ साधना के दौर में हमें किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? हमें वसुधा के कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना लाइक एंड बिना कमेंट नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।